नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मैनुअल मोड और ऑटो आईएसओ के कॉम्बिनेशन से किस तरह से पिक्चर्स ली जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैनुअल मोड से बिल्कुल मत घबराइए। लोग सोचते हैं, लोगों का एक मिसकंसेप्ट रहता है कि मैनुअल मोड खाली टॉप लेवल के जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए है, जिनको फ़ोटोग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज है, खाली उनके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअल मोड इतना एक फ्रेंडली मोड होता है जिसमें कि सारा कंट्रोल, जिसको बोलते हैं सारा नियंत्रण, आपके हाथ में होता है। आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पूरा जी भर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जो चाहे वो मनचाहा अपना शटर स्पीड लगा सकते हैं, जो चाहे मनचाहा आप अपना अपर्चर लगा सकते हैं। सिचुएशन की जो भी डिमांड हो, अगर आपको बुके इफेक्ट चाहिए तो आप बड़ा अपर्चर लगा दीजिए, आपको शार्प डेप्थ चाहिए तो आप छोटा अपर्चर लगा दीजिए। उसी तरीके से अगर आपको फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स का फोटोग्राफी करना है तो आप फास्ट अपर्चर, फास्ट शटर स्पीड लगा दीजिए। अगर आपको एक कंफर्टेबल पिक्चर स्टेशनरी लोगों की खींचना है तो 125-250 के आसपास जो भी शटर स्पीड है उस पर फोटोग्राफी कीजिए, और अकॉर्डिंगली आपको जितना भी आईएसओ कैलकुलेट होगा वो अपने आप कैलकुलेट होकर कैमरा एडजस्ट कर देगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके एक ऐसा आईएसओ फीड करते हैं कैमरे में जिसकी हो सकता है कि उस समय ज़रूरत ही नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम एक दिन का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो हम सेफ़र तरीके से उसमें 800 या 600 या 400 इस तरह का आईएसओ लगा देते हैं, सो दैट वो ज़रूरत पड़ने पे अंडर एक्सपोज ना होने दे। तो मान लीजिए अगर हमारे 100 ही आईएसओ की ज़रूरत है उस समय, तो उस समय में 400 या 800 लगाने की ज़रूरत क्या है। मेरा कैमरा अपने आप लगा लेगा, उसकी चिंता हमें क्यों करना। लेकिन हम फिर भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाए, इसलिए हम मैक्सिमम लिमिट में उसको बांध देते हैं। तो मान लीजिए हमने 800 का आईएसओ लगाया, उसके हिसाब से फिर वो शटर स्पीड चेंज कर देगा या फिर वो अपर एडजस्ट कर देगा उसके हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मिनिमम से मिनिमम आईएसओ लगे, जो उस समय ज़रूरत हो, और हमारा एक्यूरेट, हमारा शटर स्पीड और हमारा जो अपर्चर डायफ्राम है जो रिक्वायर्ड है हम वही लगाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर लेंस का अपना एक स्वीट स्पॉट होता है जिस पे कि पिक्चर सबसे ज़्यादा शार्प आती है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है, चाहे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि स्वीट स्पॉट क्या होता है। तो नॉर्मली एक लाइन में बता दूं आपको कि आपके कैमरे में आपके लेंस का जो सबसे बड़ा डायफ्राम होता है उसका 2 स्टॉप छोटा जो डायफ्राम होता है, नेक्स्ट जो डायफ्राम होता है वो कैमरे का स्वीट स्पॉट होता है। मान लीजिए कि अगर आपके कैमरे का सबसे बड़ा डायफ्राम 3.5 है तो 3.5 के बाद आपका 4 के बाद है 5.6 और 5.6 के बाद आता है 7.1। तो 7.1 आपके लेंस का जो है स्वीट स्पॉट होगा। इसके ऊपर अगर आप पिक्चर लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा शार्प पिक्चर आएगी। उसी तरीके से शटर स्पीड भी आप वो सेलेक्ट करिए जो उस समय ज़रूरत हो। मान लीजिए कि अगर आपका एक कंफर्टेबल स्पीड से अगर चीज़ें चल रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शटर स्पीड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 125-250 तक ले सकते हैं। अगर कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है तो आप 250 से ऊपर 5 मिनट तक कर दीजिए। अल्ट्रा फास्ट स्पीड है और मान लीजिए कोई एथलीट्स वगैरह का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे 1000 डाल दीजिए। मोटर बाइक रेस है तो आप 1/4000 डाल दीजिए। दैट इज़ टोटली योर चॉइस एंड अकॉर्डिंगली आपको जो डायफ्राम लगाना हो आप लगा लें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए डिम लाइट है, लाइट थोड़ी कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप F11 या F16 लगा दें। आपका जो मैंने बताया भी स्वीट स्पॉट जो रहेगा उस पर बहुत ही कंफर्टेबली आपकी पिक्चर आती रहेंगी। आप अपना स्वीट स्पॉट कैमरे में लगा दीजिए और उसके बाद शटर स्पीड लगा दीजिए, ऑटो आईएसओ लगा दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप खाली कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने टाइमिंग पे और अपने कंपोजिशन पे और अपने एंगल पे, बस बाकी सारी चीज़ें आप कैमरे के ऊपर छोड़ दीजिए। तो अभी ये वाली जो फ़ोटोग्राफ़ी मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉन्सर्ट में गए हों या कहीं आप किसी स्टेज प्रोग्राम में अटेंड करने गए हों जहाँ पे तरह तरह की फ्लड लाइट्स लगी हुई है जिनकी थोड़ी थोड़ी देर में इंटेंसिटी बदल रही हो, या इवन शादी के मंडप में कभी आप यहाँ शूट कर रहे हैं कभी आप वहाँ शूट कर रहे हैं जहाँ हर जगह लाइट अरेंजमेंट अलग अलग है, तो बार बार आपको अपने कैमरे में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटो आईएसओ लगा कर छोड़ दीजिए
और कैमरे को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहने दीजिए, कोई गलती नहीं होगी आपसे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने हमारे भोपाल का एक बहुत ही वेल नोन स्टेज ऑडिटोरियम है भारत भवन, वहाँ पे एक प्ले हो रहा था, महाभारत का सीन चल रहा था, रात का समय था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। ओपन एयर ऑडिटोरियम में पूरा प्रोग्राम था, जहाँ के टोटल डार्क था, बैकग्राउंड में पूरे ब्लैक कर्टन्स लगे हुए थे और टॉप में तरह तरह की स्पॉटलाइट्स लगी हुई थी जो कि कैरेक्टर्स के ऊपर आने वाली थी। वहाँ हमने जब फ़ोटोग्राफी करना चाहा तो मैं सबसे पीछे बैठ गया था और मेरे पास 140 mm का लेंस था, तो मैंने फुल 140 mm पे अपना लेंस सेट कर दिया। और चूँकि मुझे मालूम था कि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि स्टेज पे जो भी मूवमेंट होता है लोगों का, तो मैंने 160 का शटर स्पीड फ्रीज़ कर दिया और वही हमारा जो स्वीट स्पॉट है 6.1 मेरे लेंस का, वो मैंने लगा दिया। और सिंपली मैं इंतज़ार करने लगा जैसे ही हमारा कैरेक्टर स्टेज पर आया और एक स्पॉटलाइट एकदम से उसके फेस पे आई। मैंने बिना सोचे समझे शटर दबाया, पिक्चर मेरी आ गई और उसके बाद लगातार प्ले चलना शुरू हो गया। कभी एक स्पॉटलाइट आ रही है, कभी 3 स्पॉटलाइट आ रही है, कभी राइट से आ रही है, कभी लाइट से आ रही है, कभी टॉप से आ रही है, कभी नीले कलर की आ रही है, कभी रेड कलर की आ रही है। फ्रिक्वेंटली लाइट चेंज होती रही। और देखिए ये मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी पिक्चर जो मैंने उस दिन शूट की हैं, एक एक करके देखिए आप कि ये लाइन से पिक्चर्स मतलब कैरेक्टर्स आते रहे, इस प्ले आगे बढ़ता रहा और मेरी पूरी कोशिश थी कि एक एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन जो है उसके बिल्कुल क्लियर आने चाहिए। तो आप देखिए कि शुरू से लेके आखिरी तक हर फ़ोटो का भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि लाइटिंग अलग अलग आई है, तो डेफिनेटली इसका एक्सपोजर भी अलग अलग रहा होगा, आईएसओ भी चेंज हुआ होगा। लेकिन अभी आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर सभी फ़ोटोज़ की सेम है। आपको लगेगा नहीं ऐसा कि ये अलग अलग लाइट कंडीशन में खींची हुई फ़ोटो है। सभी में एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आपके जो डिटेल्स हैं फ़ोटोग्राफ के वो पूरे बिल्कुल क्लियर है। ओनली थिंग इज़ कि हर फ़ोटोज़ में ज़रूरत के हिसाब से आईएसओ चेंज होता जा रहा है। तो अब मैं आपको देखिए डिटेल में दिखाना शुरू करता हूँ। ये पहली फ़ोटो देखिए, इसका आईएसओ कुछ और है, इसके बाद दूसरी फ़ोटो इसका आईएसओ कुछ और है, तीसरी फ़ोटो इसका आईएसओ कुछ और है। हर फ़ोटो का देखिए आप आईएसओ बदलता जा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर जो है बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि पिक्चर में थोड़ा सा मोशन ब्लर आना शुरू हुआ, क्योंकि एकदम से हमारे कैरेक्टर्स ने स्पीड पकड़ ली। थोड़ा सा महाभारत का दृश्य चल रहा था तो थोड़ा सा फाइटिंग सीन भी स्टेज पे शुरू हो गए। तो इमीडिएटली हमने अपने कैमरे की जो शटर स्पीड थी 160 की जगह 250 कर दी। तो 250 करते से आप देखिए फिर से एक्शन जो है फ्रीज़ होना शुरू हो गया। तो अभी 250 आने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह के एक्सपोजर में आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लाइट वही है, कभी एक लाइट आ रही है, कभी 2 लाइट आ रही है, कभी 4 लाइट आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंगली हमारा एक्सपोजर एडजस्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑटो आईएसओ। किसी भी तरह के एक्सपोजर की इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आया है, आपका एक्सपोजर बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहा है। तो इस तरह से सीन चलते जा रहे हैं और एक्सपोजर शॉट लेता जा रहा हूँ। देखिए आखिरी तक हमारा किसी भी स्पॉट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई भी शॉट मिस किया हो। तो बेसिकली इट वाज द एग्जांपल फॉर ऑटो आईएसओ फॉर एनी इवेंट फोटोग्राफी। इस तरह के एग्जांपल को देखते हुए आप इस तरह की जो शूटिंग है अपने किसी भी इवेंट में कर सकते हैं, इवन वेडिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं, क्योंकि वेडिंग प्रोग्राम में भी लाइट अरेंजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, फ्लड लैम्प वगैरह लगे रहते हैं, एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं। फ्लैश तो आजकल हम लोग खाली फिल इन फ्लैश की तरह यूज़ करते हैं, बाकी मेन फोटोग्राफी तो पूरी हमारी जो एम्बिएंट लाइट होती है उसमें ही होती है। और आज की तारीख में एम्बिएंट लाइट इतनी अच्छी होती है कि आप अगर मान लीजिए जो मैंने बताया अपने स्वीट स्पॉट पे अगर फ़ोटो खींचते हैं और एक अच्छी शटर स्पीड जब 160 या 250 के ऊपर फ़ोटो खींचते हैं, आपका मैक्सिमम 1600 आईएसओ 2000 आईएसओ तक जाएगा और इससे ज़्यादा आईएसओ आपका जाएगा नहीं। और जाता भी है तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ 100 आईएसओ पे भी फ़ोटो लेगा, 200 पे भी लेगा, 400 पे भी लेगा। तो आपको अननेसेसरीली आईएसओ बूस्ट करके पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कैमरे के ऊपर छोड़ दीजिए, कैमरा अपने आप आपका आईएसओ एडजस्ट करता रहेगा और आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती रहेगी। और अभी देखिए आप इवन इस आईएसओ के ऊपर भी जो पिक्चर्स ली है उसमें डिटेल्स कितने अच्छे के लिए। नॉर्मली वाइट
आउटफिट्स के साथ में पिक्चर लेने में बहुत दिक्कत जाती है। हम कैसा भी एक्सपोजर देना चाहें, पिक्चर हमारी कभी न कभी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो जाती है और कपड़ों के डिटेल्स हमारे मर जाते हैं। लेकिन आप देखिए किसी भी फ़ोटो में सारा वाइट आउटफिट होने के बाद हमारे जो कैरेक्टर है उसकी जो धोती है वो भी वाइट है, उसका जो दुपट्टा है वो भी वाइट है, लेकिन कहीं भी देखिए ओवर एक्सपोज नहीं हुआ, एक एक रिंकल्स क्लियर आ रहे हैं। तो ये डिटेलिंग जो है फ़ोटो में चाहिए होती है। हमारे जो कैरेक्टर्स उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आना है। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ ऑटो आईएसओ की वजह से। तो ऑटो आईएसओ इतना शानदार टूल है कि मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप उस पर रिलाई कीजिए और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी ऑटो आईएसओ पे कीजिए और बाकी सब कुछ कैमरे के ऊपर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपको दूसरे टॉपिक्स बताएंगे, जैसे कि आपका अभी जैसे मैंने मैनुअल मोड के ऊपर बताया, मैं आपको प्रोग्राम मोड के बारे में बताऊंगा, ऑटो शटर के बारे में बताऊंगा, ऑटो अपर्चर के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ अगर इसके साथ में हमने फ्लैश ऐड की है तो उसके साथ क्या इफेक्ट रहेगा। फ्लैश ऐड के साथ में ऑटो आईएसओ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो एक इवेंट फ़ोटोग्राफ़र के लिए और एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो आने वाले वीडियो से हम इसको भी कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अपने किसी फ्रेंड को शेयर करने से उसको भी एडवांटेज होगा तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।